हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायकाचार्य और बीपीएससी का सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के सिलेबस को और साथ ही साथ झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सेम है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। आप वहाँ पे भी टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य राजनीति और विकास। तो ये आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, और उस टॉपिक में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है। तो किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। कौन कौन से 3 प्रकार बताए हैं? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता तथा तार्किक वैधानिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता का जो आधार होता है वो चिरकालिक विश्वास, परंपरा से मतलब चिरकाल से हमारा जो विश्वास चलता आ रहा है उस पर आधारित होता है। करिश्माई जो सत्ता होती है उसमें ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनके गुण को हम लोग देख के बहुत ही ज़्यादा, जैसे मान लीजिए झारखंड में अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो उनको भगवान का रूप माना जाता था, अर्थात उनका जो गुण था, उनका जो व्यक्तित्व था उससे प्रभावित था। महात्मा गांधी जी के अहिंसा की नीति को हम लोग अपनाते हैं, उनके बात को सुनते हैं। उसी प्रकार से आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। और वैधानिक सत्ता में क्या हो जाता है? तो इसका जो मूलभूत आधार होता है वो तर्क पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण, इसको अब ये जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई थी? तो आइजनटाउट जी के द्वारा दी गई थी, अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण। थर्ड क्वेश्चन है कि आर्डवालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां, विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो आर्डवालिस किसके किसकी बात कर रहे हैं? विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन। तो ये नव धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो जो अधिकारी तंत्र होते हैं इससे हमारे परंपरागत मूल्यों का ह्रास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो ये वालेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन का लक्षण की अगर बात की जाए तो सामूहिक विचारधारा, अस्थायी प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्मुख, एक विचारधारा का अस्तित्व, संरचना और संगठन है, लेकिन क्रांति इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति व्युत्पन्न होती है तो किससे? तो यह सत्ता प्राधिकार से व्युत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, तो वो क्या हो जाएगा? सत्ता जो है ये एक शासक का होता है, शासित होने के लिए एक समूह का होना चाहिए, शासितों को शासकों का आदेश का जो वस्तुगत स्वीकृति प्रदान की जाती थी, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? जो सर्वाधिक धनी व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेतृत्व, शक्ति या अभिजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नेतृत्व जो ये द्विमुखी प्रक्रिया, 2 मार्गीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अनुयायी नेता के व्यवहार होता है, एक नेता होता है और वो दूसरे का नेतृत्व कर रहा होता है, तो ये द्विमुखी प्रक्रिया हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? कौन सा कारक है जो क्षेत्रवाद को जन्म देता है? तो क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना ये कारक होता है। नेक्स्ट है सत्ता का अर्थ है,
तो सत्ता जो है ये वैध सत्ता होती है। सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का व्यक्ति से होता है। सत्ता सदैव संस्थाकृत होती है और व्यक्ति जो है वो विशिष्ट रूप से मूल्यवान समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीति संस्कृति की आलोचना की है। तो किसने की है? रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धांत का शिक्षाविद और लेखक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में इसकी रचना की गई थी। इसमें उन्होंने भारतीय राजनीति को समझने का तर्कपूर्ण मॉडल पेश किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीति को संस्कृति की आलोचना की है। उनके अगर अन्य इम्पोर्टेंट बुक की बात की जाए, कौन सा हो जाएगा? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड द पीपल इन सर्च ऑफ ए ह्यूमन इंडिया, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये सभी इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो कौन कौन से हो जाएंगी आपके? शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिका, इसकी आवश्यकता विशेषताएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? खमेर रूज। कंबोडिया में खमेर रूज सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है। खेमेर रूज पार्टी ने 1975-79 के बीच कंबोडिया का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था और इसी शासनकाल के दौरान ज़्यादा काम, भूखमरी और बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के चलते कम से कम आपका 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस पार्टी को 2 शीर्ष नेताओं सेम्फान और नुआनचिया के इस मामले में 2018 में सजा भी दी गई थी, क्योंकि सामूहिक नरसंहार की जो घटना है उस समय घटित हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो भूक्षेत्र होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटी ये इसकी आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि किसने अनुभवात्मक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये किसने तर्क दिया था? पीटर एम ब्लाउ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन है, अभिकथन और दूसरा तर्क बोला जा रहा है। तो अभिकथन क्या है कि क्षेत्रीय, निर्जातीय और धार्मिक असमंजस राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं। तर्क है कि राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बनाने के लिए असमंजस पैदा करने में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, रंगभेद, दूषित शिक्षा प्रणाली, नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार और दूषित राजनीति, ये सभी कारक राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं तथा राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बनाने के लिए असामंजस्य की स्थिति पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं की बात की जा रही है, तो मौखिक संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आशीष बोस ने अपने किस अवधारणा के लिए सुप्रसिद्ध थे? आशीष बोस कौन सा अवधारणा दिए थे? तो वो बीमारू राज्य का अवधारणा दिए थे। आशीष बोस के बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आशीष बोस ने इन राज्यों का अध्ययन करके बताया कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आधारभूत संरचनाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? तो कौन दिए हैं? आर बेनेडिक्ट जी ने दिए हैं। फिर ये आपका देखिए यहाँ पे कथन और कारण बोले गए हैं, तर्क दिए गए हैं कि भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, तो इसका बोला जा रहा है, तो इसका ए और आर दोनों ही सही, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है, क्योंकि दलितों के राजनीतिकरण में उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट है कि राज्य यह सुनिश्चित करते हुए भिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकार नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता दिखाई देता है। ये बहुलवादी लोकतंत्र का हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, ये क्या है? ये बहुलवादी राष्ट्र के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से किसे अल्थुजर वैचारिकी राज्यतंत्र के रूप में रखा जा सकता है। तो लुई अल्थुजर की जो वैचारिकी राज्यतंत्र है इसमें शिक्षा, परिवार और राज धर्म को रखा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो उसको सत्ता कहा जाता है। और मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C.W. मिल्स ने, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे, इन्होंने अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं कि जो कौन से हो जाएंगे आपका, इसके अंतर्गत बड़े व्यापार निगम, सेना और संघीय सरकार, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। तो आर बेनेडिक्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन बोला गया, कारक बोला गया है कि स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। क्यों व्याप्त है? क्योंकि भाई भतीजावाद, पक्षपात, संरक्षण, दुर्विनियोग आदि ये सब भ्रष्टाचार के उदाहरण है जो कि भारतीय समाज में अत्यधिक देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है। तो क्षेत्रवाद में क्या रहता है? यह समुदाय का विकास, ये अंतर्निहित है। और वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र और अधोराष्ट्रीय क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति पृष्ठभूमि का होती है। आज आप लोगों का इतना तक 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। कल इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगी जिसमें कि हम लोग बाकी बचे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। इसी प्रकार से आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।